नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला, जिसमें बस 50 वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, जो कि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और यूपी में होने वाले होमगार्ड और यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल सभी में इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। वर्ण, अक्षर और ध्वनि का रहस्य। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ध्वनि या वर्ण कहलाती है। अक्षर का शाब्दिक अर्थ ए प्लस क्षर, इसका संधि विच्छेद करके देख लेते हैं, जिसका कभी विनाश ना हो। ठीक है, अक्षर का मतलब होता है जिसका कभी विनाश ना हो। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन के अंत में ए की ध्वनि अनिवार्य रूप से छिपी होती है। जैसे कि के में जो ध्वनि है वो है के प्लस ए। ये के जो है ये एक स्वर है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। बिना स्वर वाले शुद्ध व्यंजन को दर्शाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो बिना स्वर वाले होते हैं शुद्ध व्यंजन, उसको दर्शाने के लिए किसका यूज करते हैं? हम हलंत का प्रयोग करते हैं। वर्ण विच्छेद का अर्थ शब्द को मूल स्वरों व्यंजनों में तोड़ना। जैसे कि लहसुन, ले के बाद देखो ए आ गया इसमें, है के बाद ए, से के बाद ऊ और ने के बाद ए। तो हर व्यंजन में एक स्वर छिपा होता है बाद में, तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वर्णमाला के प्रमुख स्तंभ। स्वर, जो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। और जो व्यंजन देखते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, वे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर होते हैं, और जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब देखते हैं आयोगा। आयोगा वर्णमाला का वह हिस्सा है जो ना तो पूर्ण स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। हिंदी में आयोगा केवल दो हैं, कौन कौन से? अंग और अड़खाली। ठीक है, इसे अनुसार बोलते हैं और इसे विसर्ग बोलते हैं। ये जो अंक की बिंदी होती है इसे अनुसार, और ये जो हलंत है इसे विसर्ग बोलते हैं। संपूर्ण हिंदी वर्णमाला मुख्य रूप से किन तीन भागों स्वर, व्यंजन और आयोग भाग में विभाजित होती है? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वरों की गिनती का सच देखते हैं। तो लिखने के आधार पर हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? तो लिखने के आधार पर कितनी होती है? 11 होती है संख्या। और बोलने, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। उच्चारण में री को स्वर नहीं माना जाता, क्योंकि यह री व्यंजन की ध्वनि देता है, इसलिए 10 हो जाते हैं बोलने के आधार पर। परीक्षा में ध्यान रखें, अंग और अंक को कभी भी स्वरों की गिनती में शामिल नहीं किया जाता। जबकि कुल स्वर 11 हैं। ए आ ई उ री ए औ। ठीक है, कितने हैं? 11 स्वर हैं। चलिए आगे देखते हैं। वर्गीकरण मात्रा और उच्चारण के आधार। तो ह्रस्व स्वर जो कि छोटे स्वर होते हैं, जो कि ए ई उ और री होते हैं, इन्हें बोलने में सबसे कम समय लगता है। ठीक है, फिर आते हैं हम दीर्घ स्वर पर, जो कि बड़े स्वर बोलते हैं, आ ई उ ए औ। फिर होते हैं दीर्घ स्वर, उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगता है। ठीक है, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिनमें ह्रस्व स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगे। फिर आता है प्लुत स्वर। इसका उपयोग किसी को पुकारने, खींचकर बोलने में होता है, जैसे ओम, राधा। ठीक है, ये खींच के बोला जाता है। तो ये होते हैं हमारे प्लुत स्वर। हमने सारे पढ़ लिए। हर्ष, दीर्घ और प्लुत 3 तरह के होते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से मात्रा के आधार पर स्वरों के मुख्य 2 ही प्रकार होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, हिंदी में कितने होते हैं? ह्रस्व और दीर्घ। जबकि ये प्लुत स्वर जो है संस्कृत में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल बनाम संयुक्त स्वर। तो यहाँ पर देख लेते हैं। मूल स्वर केवल 3 होते हैं जो अपने ही रूप के बड़े होते हैं, जैसे कि आ ई उ। ये मूल स्वर होते हैं, जो कि जैसे कि आ है, ए से मिलकर बना हुआ, ए से मिलकर आ बनता है, और ई से मिलकर बड़ी ई मिलती है, 2 ई मिलके ऐसी बड़ा ऊ छोटे ऊ से मिलकर बनता है। ठीक है, अब देखते हैं संयुक्त स्वर, जो कि 4 होते हैं, ए औ। ये 2 अलग अलग स्वरों के मेल से बनते हैं, जैसे कि ए ई से मिलकर ए बनता है, या छोटी ही हो या बड़ी ही हो। ठीक है, ए। और ऐ से ए प्लस ए मिलकर
बड़ा ए बनता है, ए से एडी। और ए प्लस ऊ या बड़े ऊ से ओ से ओकली बनती है। और ए प्लस ओ से औरत ओ बनता है। ठीक है, ये संयुक्त स्वर होते हैं, कितने हैं? 4 होते हैं, ए औ औ। चलिए आगे देखते हैं। वर्गीकरण जीव के आधार पर। उच्चारण के समय जीव के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, जो अग्र स्वर होते हैं जीव के अगले भाग, अगले हिस्से से बोले जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? ई ऐ। ठीक है, और फिर देख लेते हैं पश्च, जो कि जीव के पिछले भाग से बोले जाते हैं, जो कि आ, ऊ, औ। जबकि मध्य में जो होता है जीव के मध्य से बोले जाते हैं, केवल ए, जो ए से अनार होता है वो खाली मध्य में अकेला बोला जाता है। ठीक है, इसकी टिक देख लेते हैं। मध्य स्वर में केवल ए है, इसे याद कर लें, बाकी अपने आप छट जाएंगे। ठीक है, तो मध्य में ए आ जाता है और आगे ई ए आ जाती है, ई ए। और पीछे ये जो बचे वो सारे हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्गीकरण मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के हैं: समृत, अर्धसमृत, विव्रत और अर्धविव्रत। चलिए देखते हैं। संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? मुख लगभग बंद रहता है, ई औ। तो ये समृत स्वर होते हैं। इसकी ट्रिक है समृत स्वर याद करने की, सुई, ऊ और ई, उई। ठीक है, शब्द याद रख लें, सुई से ऊ और ई। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? ई और ऊ, जो कि छोटे बड़े दोनों होते हैं। फिर देख लेते हैं अर्धसमृत स्वर। अर्धसमृत मुख आधा बंद रहता है, इसमें जब दो ही आते हैं, ए और औ। ठीक है, फिर है विव्रत स्वर। मुख पूरा खुला रहता है विव्रत में, केवल आ जैसे डॉक्टर को आ करके दिखाना, जैसे मुंह खुलवाता है डॉक्टर, तो ऐसे याद कर सकते हैं। विव्रत स्वर होता है आ। ठीक है, बड़ा आ। अर्धविव्रत स्वर, इसमें क्या होता है? मुख आधा खुला रहता है, ए ओ, ये 3 आते हैं, ए ओ। चलिए आगे देखते हैं। ये चारों याद हो गए होंगे आपको, समृत, विव्रत, अर्धविव्रत और अर्धसमृत। ठीक है, समृत को तो याद रख सकते हैं आप सुई से, इसमें ऊ और ई शब्द आते हैं खाली। चलिए आगे देखते हैं। वर्गीकरण ओष्ठ या होठ आकृति के आधार पर कितने होते हैं? उच्चारण करते समय होठों की आकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है व्रतमुखी स्वर, जो कि व्रत के आकार का होता है, बिल्कुल ओ। उच्चारण में होठ गोल व्रत के आकार के गाते हैं, जैसे ऊ ओ औ। ठीक है, इसमें क्या होठ व्रत के आकार के गाते हैं। दूसरा है अव्रतमुखी, जिसमें उच्चारण में होठ गोल नहीं होते, जैसे आ ई ए औ। ठीक है, परीक्षा हॉल में कन्फ्यूजन होने पर इन वर्णों को मन में बोलकर होठों की आकृति जांच लें। ठीक है, तो याद कैसे कर सकते हैं आप? इन्हें बोल बोल के देख सकते हैं, अगर कन्फ्यूजन हो तो इसमें पता पड़ जाएगा आपको होठों के आकृति के आधार पर। चलिए देखते हैं रे। विशिष्ट रूप। शब्दों में रे मुख्य रूप से 2 प्रकार से दिखता है, एक ये वाला रे और एक व्यंजन वाला रे होता है। ठीक है, एक स्वर वाला रे होता है, एक व्यंजन वाला रे। तो वर्णों के पैरों में हुक की तरह लगने वाला रे जो होता है, जैसे कि ये कृष्णा, ये कृत, ये वास्तव में री होता है। ठीक है ना, क्या होता है? री। रे से ऋषि वाला होता है, जो हुक की तरह दर्शाया जाता है। और सिर पर चढ़ने वाला रे होता है, जैसे कर्म धर्म में ये जो होता है हमेशा आधा या हल्का होता है। ठीक है, ये आधा रे होता है। फिर देखते हैं वर्णों के पैरों में लगने वाला रे। रे जैसे ट्रक और क्रम में ये जो रे आया है, ये हमेशा पूरा भारी होता है। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे हमने? ये जो नीचे लगता है ये होता है पूरा रे, और ऊपर जो है ये अर्ध रे होता है। और ये जो हुक की तरह होता है ये होता है हमारा रे, वो वाला स्वर वाला रे, रे से ऋषि वाला। चलिए देख लेते हैं। स्वरों का मास्टर चीट सीट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसका याद करने में आसानी हो। तो ए जो है हमारा हर्स्व है, जो कि मध्य जीवा से बोला जाता है, और मुख्य अर्धवृत्त प्रकार का है, और होस्ट के आधार पर व्रतमुखी है। आ दीर्घ स्वर है, पश्च जीवा से बोला जाता है और विव्रत मुखी है, और
ए व्रतमुखी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसके आधार पर आप याद कर सकते हैं। इसमें सारे दिए गए हैं, मात्रा के आधार पर, जीभ के आधार पर, मुख के आधार पर, ओठ के आधार पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। हमने अभी 50 तथ्य पढ़ लिए हैं जो कि वर्णमाला में पूछे जाते हैं। तो ठीक है।